देखिए, हम जब किसी भी ज्ञान की शाखा के विकास की बात करते हैं, तो हमने पूरे इतिहास में यदि झांक कर देखें तो हमने एक चीज़ कॉमन पाई है, और वो ये चीज़ पाई है कि जब जब शासक वर्ग ने विद्वान लोगों को प्रश्रय दिया है, तब तब ज्ञान की धारा जो है वो आगे चली है। और इसको हम यदि ज्योग्राफिकल थॉट के अंदर जब से हमारे पास में भौगोलिक चिंतन के लिखित एविडेंसेस मिलते हैं, यदि हम उसको वहाँ से शुरू करें, तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि ग्रीक वर्ड के अंदर ज्योग्राफिकल राइटिंग्स अच्छी तरह से डॉक्यूमेंट हुई। ग्रीक वर्ड के अंदर इसकी शुरुआत का एक कारण ये भी हो सकता है कि वहाँ पर एक तो बहुत ही सशक्त शासन था। एक टाइम था जब ग्रीक जो यूनान का स्वर्ण काल था, उसी काल में उनके पास संसाधनों की कमी नहीं थी, और उन्होंने उस समय उनके यहाँ पर जो लोग नई नई खोज करना चाहते थे, जो विश्व के बारे में जानना चाहते थे, उनको उन्होंने पैट्रोनाइज किया, अर्थात उनको प्रश्रय दिया। ठीक है, उनको उसके लिए धन भी उपलब्ध कराए। और आपको पता होगा कि एक महान यूनानी सम्राट जो विश्व विजय के लिए निकला था, सिकंदर महान, उसने अलेक्जेंड्रिया का शहर बसाया था, और बाद में वो धुरी बन गया था, वो केंद्र बन गया था यूनान में ज्ञान के विकास की। भूगोल के विकास के लिए वो काल इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो ग्रीक की लोकेशन है वो इस तरह की है कि वहाँ पर वो लगभग लगभग ये मान लीजिए कि आपका जो ट्रॉपिक्स है उसके पास का इलाका है। और ऐसे इलाके जो होते हैं वहाँ पर प्रतिचक्रवातीय दशाएं मिलती हैं। उन प्रतिचक्रवातीय दशाओं के कारण वहाँ हवाएं ऊपर से नीचे बैठती है, और यही कारण है कि वर्ष के एक बड़े समयांतराल में वहाँ पर आकाश स्वच्छ दिखाई देते हैं। और जब आकाश स्वच्छ दिखाई देते हैं तो आकाश में होने वाली हलचलें और खगोल पिंड आदि के बारे में जानने की जिज्ञासाएं बढ़ना स्वाभाविक है। ये भी एक कारण था कि शुरुआती काल में ही ग्रीक में खगोल विज्ञान को काफ़ी महत्व मिला। इसके साथ साथ वहाँ पर हमने देखा कि वहाँ भूमध्य सागर का तट भी है, वहाँ पर नदियाँ भी हैं, वहाँ पर एटलस के पर्वत श्रृंखलाएं भी हैं। तो इस प्रकार के विविधता रूपी भूदृश्य वाली भूमि होने के कारण भी उनको मौका मिला बहुत सारे तरह के भौगोलिक प्रक्रमों से रूबरू होने का। यही कारण है कि उनकी जिज्ञासा भूगोल के क्षेत्र में बढ़ती गई। इसके साथ साथ क्योंकि वो उस समय यूनान का स्वर्ण काल था और यूनान के संबंध बहुत दूर दराज तक भी थे, तो उस दूर तक की भूमियों को जानने की जिज्ञासा भी उनके अंदर थी। इसके कारण प्रादेशिक भूगोल में धीरे धीरे प्रगति हुई। लेकिन समय बदला। समय बदलने के साथ साथ जो यूनान में स्वर्ण काल था उसका अवसान होने लगा। धीरे 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 ये देखा गया कि रोम साम्राज्य वो प्रबल होता गया, मजबूत होता गया, और यूनान साम्राज्य धीरे धीरे अवसान की ओर बढ़ता गया। जब राज्य अवसान की ओर बढ़ने लगा तो राज्य में संसाधनों की कमी आना स्वाभाविक है, और उसके साथ ही वहाँ पर ये जो ज्ञान पिपासु थे, इन लोगों को प्रश्रय मिलना बंद हुआ, इन लोगों को संसाधन मिलने बंद हुए। तो धीरे धीरे वहाँ पर भूगोल की प्रगति बाधित होने लगी, और वो शिफ्ट हो गई यूनान की तरफ। आप जानते हो कि यूनान वो शिफ्ट हो गई रोम की तरफ, और आप जानते हो कि रोमन साम्राज्य जो था वो भी, उसमें बहुत सारा हिस्सा तो उस समय के यूनान का ही था। और ये पूरा भूमध्य सागर के तट के चारों तरफ इनके साम्राज्य फैले हुए थे। तो धीरे 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 रोम के अंदर हम ये देखते हैं कि वहाँ पर भूगोल के विकास की दशाएं उत्पन्न होती है, और धीरे धीरे वहाँ पर भूगोल का विकास गति लेता है। आप हम बहुत अच्छी तरह से स्ट्रैबो और टॉलमी के काम से वाकिफ हैं, और स्ट्रैबो के काल में तो भूगोल एक व्यवस्थित भूगोल के रूप में धीरे धीरे स्वरूपित होने लगा था। इसके बाद ये देखा गया कि रोम साम्राज्य के अंदर धीरे धीरे अवसान की स्थिति जब देखने को मिली, तो पूरे यूरोप से अब विषय के विकास की धारा लगभग खत्म सी होने लगी। बाद में हमने देखा कि ये धुरी शिफ्ट हुई, और
अरब क्षेत्र के अंदर जो खलीफा थे वो काफ़ी मजबूत हुए, वो संसाधनों में भी काफ़ी मजबूत थे। और उन्होंने, उनकी एक बहुत ख़ास बात रही इस काल में कि उन्होंने क्या किया कि जितना भी उस समय तक ज्ञात ज्ञान था उसको एकत्र करने की कोशिश की। और उनकी कोशिश इतनी नायाब थी कि उस समय यदि उनको भाषा संबंधी अवरोध आए तो उन्होंने विद्वानों तक को अपने यहाँ बुलाया और वहाँ रखा और जो ग्रंथ थे उनके अनुवाद करवाए। इस तरह अरब काल की जो सबसे सुंदर बात रही वो ये रही कि उस समय का जो भी ज्ञान उपलब्ध था उसको उन्होंने पूरे को संकलित करने की कोशिश की और ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। अरबों ने उसमें कुछ नया भी जोड़ा, क्योंकि अरब काल में बहुत सारे ऐसे विद्वान हुए थे जिन्होंने बहुत दूर दूर तक यात्राएं की थी। अपने यात्रा वर्णनों से इन्होंने उन्होंने प्रादेशिक भूगोल को नई ऊंचाइयां दी। और इसके अलावा जो भी भूगोल की शाखाएं जिनमें काम हुआ उन सब को संकलित करने से भी एक तो वो काम जो है वो सुरक्षित हुआ, उसको प्रश्रय मिला। काम के सुरक्षित होने से फायदा ये होता है कि आने वाले जो युग में जो लोग काम करना चाहते हैं उनको दिशा मिलती है, उनको इस बात का भी आभास होता है कि क्या अब तक हो चुका है और फिर नई संभावनाओं की तरफ उनमें उद्दीपन विकसित होता है। बहुत ज़रूरी है कि हम परंपरागत जो ज्ञान है उसको संरक्षित करें, तभी आगे बढ़ना संभव होता है। इस बात को अरबों ने बहुत अच्छी तरह समझा और उसको मूर्त रूप से अपनाते हुए इस भूगोल की विकास की जो गति है उसको और आगे बढ़ाया। धीरे धीरे हमने देखा कि जब अरब साम्राज्य में भी वो स्थितियां नहीं रही पहले जैसी और धीरे धीरे ज्ञान की जो प्रगति है वो बाधित होने लगी, उसके बाद में एक बार के लिए ठहराव सा आ गया। यूरोप में अंधयुग चल रहा था। उसके बाद जब पुनः यूरोप के अंदर पुनर्जागरण की स्थिति पैदा हुई, उस समय ये देखने को मिला हमें कि एक नई ऊर्जा के साथ भूगोल के विकास के एक नई शुरुआत हमें देखने को मिलती है। उसमें कैंट, वेरेनियस, हम्बोल्ट, रीटर ऐसे विद्वानों के कंट्रीब्यूशन से आधुनिक भूगोल की शुरुआत होती है। लंबे समय तक, क्योंकि ये सारे लोग जर्मन थे, लंबे समय तक जर्मनी ही भूगोल के विकास का केंद्र रहता है। धीरे धीरे जर्मनी में विश्वविद्यालय खुलते हैं और धीरे धीरे कई विश्वविद्यालयों में भूगोल के अलग विभाग जो हैं वो भी खुलने लगते हैं। ये बहुत ज़रूरी है किसी भी विकास के विषय की प्रगति के लिए, क्योंकि जब तक हम विश्वविद्यालयों में उस विषय के विभाग नहीं देखेंगे तब तक वहाँ पर जो युवा हैं उनकी ट्रेनिंग की व्यवस्था की दूर दूर तक कल्पना नहीं की जा सकती। तो विश्वविद्यालयों में भूगोल के अध्ययन से अब एक नई खेप तैयार होने लगी और अब जो विषय का विकास था उसने नई ऊंचाइयां लेनी शुरू कर दी। यूरोप में ही बाद में फ्रेंच स्कूल डेवलप हुआ। फ्रेंच स्कूल में भी भूगोल की काफ़ी प्रगति हुई। उसके बाद स्वीडन, ब्रिटेन आदि के अंदर भी भूगोल का अच्छा विकास हुआ। इस दौरान हम देखते हैं कि रशिया में भी ज्योग्राफी का डेवलपमेंट ठीक ठाक होता है, लेकिन शायद भाषा संबंधी अवरोधों के कारण उसको उतनी तरजीह नहीं मिल पाई। इवन जो चाइनीज़ कंट्रीब्यूशन है उसमें भी शायद यही समस्या रही होगी, जिसके कारण आज तक हम उनके कंट्रीब्यूशन को बहुत ज़्यादा गहराई से नहीं पढ़ पाते हैं। इसके बाद यूरोप में ये विकास चलता रहा, लेकिन दूसरी तरफ नई दुनिया, मैं इशारा कर रहा हूँ यूएसए की तरफ, वहाँ पर 20वीं शताब्दी के शुरू में बहुत तेज़ी से भूगोल के विकास की यात्रा शुरू हुई और 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में वहाँ पर कई विश्वविद्यालयों में धीरे धीरे भूगोल के लिए माहौल बनना शुरू हुआ था। लेकिन 20वीं शताब्दी वहाँ पे स्वर्ण काल की तरह रही और यूएस जो है वो सबसे बड़ा केंद्र बनकर उभरा भूगोल के विकास के लिए। इसीलिए जब आप बहुत सारे चिंतन फलकों की बात करते हो जिनकी शुरुआत आप देखते हो कि जर्मन जो कंट्रीब्यूटर्स से होती है, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है कि
पर्यावरणीय निश्चयवाद को एक चिंतन फलक के रूप में स्थापित करने में सबसे बड़ा योगदान रैटजेल का रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं एलन चर्चिल सैंपल की, और वहीं इशारा हो जाता है अमेरिका में ज्योग्राफी के डेवलपमेंट का, क्योंकि हम देखते हैं कि अमेरिका रैटजेल की सैंपल रैटजेल की शिष्या थी और बाद में अमेरिका जाकर और वो भूगोल के क्षेत्र में अपना योगदान देती है। तो धीरे धीरे हम देखते हैं कि यूरोप में भूगोल का विकास चल रहा होता है। शुरुआती पैराडाइम जैसे फ्रेंच स्कूल से निकल के आया संभववाद, ठीक है, और इवन जो परिमाणात्मक क्रांति में बहुत सारा काम हुआ, इवन ये जो हम बात करते हैं नवनिश्चयवाद की, उसमें भी एक मूल केंद्र की तरह यूरोप रहा। उसके बाद परिमाणात्मक क्रांति में भी यूरोप की बहुत बड़ी भूमिका रही, लेकिन यहाँ पर अमेरिका के कई स्कूल जो है वो समानांतर खड़े हो गए थे। लेकिन उसके बाद की जब आप बात करते हो, प्रत्यक्षवाद, व्यवहारवाद, कल्याणकारी भूगोल, क्रांतिकारी भूगोल, मानवतावादी भूगोल, महिलावादी भूगोल, उत्तर आधुनिक काल का भूगोल, इन सब में अमेरिका का दबदबा बहुत ज़्यादा रहा और कहीं न कहीं ऐसा लगने लगा कि यूरोप अब अमेरिका से थोड़ा पीछे नज़र आ रहा है। इस तरह से हम पूरा का पूरा एक डेवलपमेंट देखते हैं कि किस तरह से एक शुरुआत हुई यूनान से, और धीरे धीरे जबकि भूगोल केवल और केवल संकलन और छोटे छोटे प्रयोगों से शुरू हुआ था, छोटी छोटी जानकारियों से शुरू हुआ था, और बाद में वो एक बहुत सशक्त संश्लेषण और विश्लेषण के विषय के रूप में उसने आकार ले लिया।